पर्यावरण, भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से, प्रकृति उत्सव में। नमस्कार, प्रकृति उत्सव के एक नए अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत। पिछले हफ्ते हमने बात की एक ऐसी भारतीय परंपरा की जिसे भारतीय समाज बरसों से निभाता आ रहा था, लेकिन एक लंबा कालखंड आया और उस कालखंड में वह परंपरा टूटी। लेकिन भारत के पराक्रमी समाज का जो पुरुषार्थ था, उसने उस परंपरा को पुनर्जीवित किया और उसके साथ ही पुनर्जन्म हुआ एक सूख चुकी नदी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जिसने तपते रेगिस्तान में पानी को बहुत सुंदर तरीके से संजो कर रखा है। भारतीय लोक विज्ञान में इन परंपराओं का बहुत सुंदर उल्लेख मिलता है। आज हमने यहां कुछ ऐसी ही पुस्तकों को चुना है। अनुपम मिश्र जी की एक पुस्तक है, आज भी खरे हैं तालाब, कालजयी पुस्तक है। हम सब इससे अच्छे से परिचित भी हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी परंपराओं का जिक्र किया गया है जिन्हें आज भी समाज बहुत अच्छे तरीके से निभाने का प्रयास कर रहा है। अब कड़कड़ाती धूप वाला तपता रेगिस्तान है। इंसान और जानवर दोनों को धोखा दे जाती है यहां मृग तृष्णा। साल भर में 3 से 12 इंच पानी बरसता है इस पूरे रेगिस्तान में। मौसम विभाग के आंकड़े यही कहते हैं और यहां के अनुभवी समाज की उंगलियां भी इसी पैमाइश को बताती हैं। वे पानी के स्वभाव को भी समझती हैं और रेगिस्तान के स्वभाव को भी समझती हैं। आखिर सबसे ज्यादा कमी तो उसे ही खलती है ना इस पानी की। रेगिस्तान के लिए बादल, बारिश, पानी, इन सब का मूल अनमोल है। बूंद बूंद सहेजने को आतुर रहता है यहां का समाज। लोक साहित्य ने इस परंपरा को जीवित रखने में बहुत मदद की है। लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं सभी तो पानी को पुकारती रहती हैं, उसी पर उड़ेलती रहती हैं अपना लाड़ प्यार। लोक भाषा में बादलों के विभिन्न रूप को बहुतेरे नाम दिए गए हैं। ऐसे बादल जिनके लिए समाज तरसता रहता है, लेकिन उन्हें पुकारता है विभिन्न नामों से। उब, बादड़, तीतर पंखी, मूग, एहलूर, गोभीन, काठल और ना जाने क्या क्या। इन नामों से उनके रूप स्वरूप को पहचानते हैं समाज के ये तथाकथित अनपढ़ वैज्ञानिक। जो काले बादल आसमान में छाए हुए हो, उनके आगे एक सफेद बादल की पट्टी सी चले तो ये बादल कोहरन कहलाएंगे। और जब ये बादल जो काले हैं पीछे वाले, वो बरसने के बाद थोड़े भूरे रंग के नजर आए तो वो बादल फिर एलूर कहलाएंगे। वहीं पर ही जब बादल बिल्कुल काले हो, ना आगे सफ़ेद पट्टी हो ना भूरे रंग के हो, तो वो कलायन कहलाएंगे। इन कलायन बादलों के लिए यहाँ का जो समाज है वो बेसब्री से इंतज़ार करता है, क्योंकि ये जब बादल होते हैं तो उस टाइम में सम्मत यानी कि जमाना फसल बहुत ही अच्छी होती है। रेगिस्तान जहां पानी के विविध नाम जोहड़, तालाब, टांके का पानी, पालर पानी, कुएं बावड़ी से निकला पाताड़ पानी, कुई से रिसकर आया रेजानी पानी, जल की बूंद धरती पर गिरी नहीं
कि उसे भी उसकी चाल ढाल से नाम दे दिया। बारिश की बूंदें कभी छांटे तो कभी टपको, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं छांटा छड़को। बूंदों की गति और चाल को भी बेनाम नहीं छोड़ा है इस समाज ने। धीरे धीरे बरसी तो फुहार, और जोर से वह कम समय के लिए बरसी तो कहलाई रीठ या भोट। ज्यादा बढ़ गई तो मेहजड़। कितनी खूबसूरती है इन शब्दों में। मैंने पावना किताक दिनाका, यानी राजस्थान में जो बादल हैं वो अतिथि के रूप में बहुत ही कम समय के लिए रुकते हैं। फिर भी यहाँ के समाज ने बादलों के जो बरसने की जो प्रक्रिया है या उसके स्वरूप को 12 महीनों के अनुसार अलग अलग उनके नाम रखे हैं। और ऐसे ही जो बरसते हुए बादल, यानी कि बारिश से पहले जो बादल जो होते हैं वो सामान्यतः एक ही स्वरूप में नज़र आते हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बहुत ही भिन्नता होती है और उसी के अनुसार ही वो बादल जो है वो बरसते हैं। प्रकृति से रूठे रहने या बरसात के अभाव ने रेगिस्तान के लोगों के हौसले को कभी नहीं टूटने दिया। वे तो खेल खेल में ही नाडी और टांके बनाते रहे। क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा कम होती थी, तब हमारे पूर्वजों ने हमारे पास में एक पहाड़ी है जो 1.5-2 किलोमीटर की पहाड़ी है। इस पहाड़ी के पानी को जो वहाँ बिखर जाता था उसको एक कच्ची चैनल बना करके यहाँ ले आए, ताकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए और ये चार्ज हो जाए। कभी ल्हास तो कहीं हलमा। वहीं दक्षिण भारत में धर्मादा। समाज का हौसला था तो सेठ जी अपनी जमीन दे देते थे और साथ में कुछ जरूरी व्यवस्थाएं भी कर देते थे। हाँ, जैसे तालाब होता था तो उसके साथ में मंदिर बनवाते थे। तालाब के साथ में एक जिसको बोलते हैं खेल भी बनवाते थे, ताकि जो पशु हैं वो वहाँ पे जाके पानी पी सकें। और पहले तो तालाब के साथ में दंगल भी बनवाते थे, ताकि गांव के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे आके कुश्ती कर सकें। तो तालाब एक तरीके से पूरा एक मनोरंजन का भी केंद्र होता था और समाज सेवा का भी एक केंद्र होता था। पानी के नाम पर अर्थशास्त्र के डिमांड एंड सप्लाई नियमों को कोई पूछने वाला नहीं था। पानी की व्यवस्था समाजशास्त्र का नियम थी। आज से 17 पीढ़ी पहले अर्डक जी ने वो बेरी बनाई थी। फिर धीरे धीरे ये सभी एक लाइन में बेरियां बनी हुई है। उस अर्डक जी की आज 12 गांव संतान है और उस 12 गांव उसको अपना मानते हैं। जैसे बाड़मेर में बेरी अधिक तो चुरू में कुंड एवं टाके की संख्या ज्यादा। वहीं उदयपुर और जयपुर में बावड़ियां खूब। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जलाशय काम एक पर नाम अनेक। पूरे देश भर में कहीं टाकों की संख्या अधिक तो कहीं तालाबों या कुइयों की अधिकता। समाज और प्रकृति का जुड़ाव इतना गहरा कि हर क्षेत्र में एक नई जल प्रणाली स्थापित हो गई। जैसे बाड़मेर में बेरी अधिक तो चुरू में कुंड एवं टाके की संख्या ज्यादा। वहीं उदयपुर और जयपुर में बावड़ियां खूब। किसी भी जगह जो जलाशयों का निर्माण किया गया वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वार्षिक औसत वर्षा, उपलब्ध भूजल और उसकी गुणवत्ता के आधार पर ही जलाशयों का निर्माण किया गया। और जलाशयों के निर्माण के जो है कि इसमें भी 3 जो जल हैं, पाताल जल यानी भूजल, वर्षा जल और तीसरा जल का रूप है रेजानी जल। इन तीनों के ही अलग अलग प्रकार के जलाशयों में से इनको प्राप्त करने के जो साधन निर्मित किए गए वो जलाशय है। परंपराओं और लोक ज्ञान के उस युग में बने तालाब, बेरी और खड़ी आज भी नए जमाने को सीख दे रहे हैं।
बिल्कुल 55 बेरियां अभी वर्किंग कंडीशन में हैं और टोटल बेरियां तो 125 है सर। ये बेरियां उस वक्त बनाई थी हमने, ये बेरियां इंडिविजुअल थी, लोगों ने खुद अपने अपने पैसों से खुदा करके बनाई थी। ये जैसलमेर है, लहरदार रेतीले धुरे, जिनका दूसरा नाम थल भी है। हरियाली के नाम पर आक, कैर, थोर, फोग, बेर और कुमुट मुख्य वनस्पतियां। फोग की ये विशेषता है कि रेगिस्तान में यदि बरसात जुलाई में हुई है और उसके बाद में सितंबर अक्टूबर में 5 से 7 mm बारिश हो जाती है तो ये वापस हरा हो जाता है और बकरी करीबन 100 से 120 दिन तक वापस कुआं पे या पानी के स्रोत पे पानी पीने नहीं आती है। इसकी टहनियाँ खा करके वो 100-120 दिन बिता देती है। परंतु जल प्रबंधन 100%, ये तप था राज और समाज का। महारावलों ने जहां इस ओर प्रयासरत समाज को न केवल प्रोत्साहित किया अपितु नाम मात्र पैसों में जमीन भी दी। जैसलमेर के पालीवाल पर्याय हैं सूखे में हरियाली के। पाली में आकर उन्होंने यहाँ की जमीन को परखा। पहाड़ी ढलानों वाली भूमि के बीच मेड़ बनाकर वर्षा जल को रोकना शुरू किया। वर्षा जल संग्रहण के साथ अकाल को चकमा दिया। काठी गेहूं और चने की फसल लहलहाने लगी। पलायन रुक गया। जल और खेती की यह अनूठी परंपरा खड़ीन कहलाई, जिसने सचमुच यहाँ के समाज को अपने पैरों पर खड़ा किया। खड़ीन वो क्षेत्र है जो भौगोलिक रूप से पानी बहकर आने वाला हो और 2 तरफ या 3 तरफ पहाड़ी हो और उसमें पानी रुके, एक कहें तो छोटी सी झील नुमा जो सदियों से पानी बहता हुआ उस जगह रुकता था और पानी के साथ जो घुलनशील तत्व मिट्टी के आते थे वो इसमें जम जाते थे और धीरे धीरे ये जमीन उपजाऊ होती गई और उसमें समाज ने मिल करके खेती की। बादलों की बाट जो होने वाला समाज धरती के पेट और उसकी प्रकृति को अपने अनुभव में सहेजता रहा है। पालर पानी और पाताल पानी के अलावा ढूंढ निकाला जल का तीसरा रूप, रेजानी पानी। ये रेजवानी बेरियां हैं और 35 फीट गहरी है, ऊपर 10 फीट मिट्टी है। वो आबूर से पत्थर लाके बेरियों को बांधा गया है और 10 फीट से नीचे 25 फीट तक सफ़ेद मुर्ड वाला जो पत्थर है उसको तोड़ के बेरियां बनाई गई है। बाकी ऊपर वाला जो पत्थर है ये जैसलमेर शैली का, जैसलमेर से लाके पत्थर चौकियाँ बनाई गई है ताकि इसमें ऊपर से पानी नहीं आए। नीचे से पानी आने से बेरी के जो रंध्र है वो खुलते हैं और ज़्यादा पानी उसमें से सींचा जा सकता है। यदि ऊपर से पानी में आया तो गंदा पानी भी जाएगा और ऊपर से करके ऐसे जाने से वो लेप हो जाएगा जो बाद में पानी नीचे से रेजवानी नहीं आ पाएगा। इस कारण ये चौकियाँ बनाई गई। धरातल से उतरा लेकिन पाताल तक नहीं पहुंच पाया। तालाब के पेंदे में और उसके आसपास जो पानी रेत के कणों में समाहित हुआ, इस पानी का संचय किया बेरी और कुई में। यहाँ जो एक बेरी बनी हुई है इसकी डेप्थ 50 फीट है और इसका डायामीटर लगभग 2.5 फीट है। वो इन्होंने बना करके और इस एरिया के जो कैचमेंट है इस कैचमेंट की खुदाई की और खुदाई करने के बाद में बारिश से जो पानी आता था वो पानी रिचार्ज होकर के इस जमीन के अंदर जाता था, वो इन बेरियों में संग्रहित होता था और उसके बाद में हम इसको निकाल करके एक चलसी होती है, चलसी के माध्यम से निकाल करके इसको पीते थे। मनुष्य के साथ हजारों की संख्या में पशुधन की प्यास बुझाती हैं ये बेरियां। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा पानी। कम से कम तो इसमें 10,000 पशुधन रोज पानी पीता है और जब अकाल होता है तो 15 से 20,000 पशुधन इसमें पानी पीता है। जल की बूंद जहां गिरी उसे वहीं समेटा,
घर, मंदिर, पाठशाला, खेत खलियान व ढाणी, यहां तक कि छत पर गिरे पानी को भी कुंड एवं टांके में संचित किया। गंगा जल की तरह अनमोल। संरचना इतनी वैज्ञानिक कि सालों साल तक न मरम्मत और न साफ सफाई की जरूरत। कुंड की जो संरचना थी वो वैज्ञानिक आधार लिए हुए थी। उसको बनाते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखा हुआ जाता था। कुंड का जो आगोर था वो धरातल से थोड़ा ऊंचाई पे ही बनाया जाता था, जिसकी ढलान जो होती थी वो कुंड की ओर होती थी। वहीं कुंड के चारों ओर एक नाली सी बना दी जाती थी और उन नालियों में भी जो चैनल बने हुए होते थे, पायतन का जो पानी आएगा वो भी, उसके आगे भी एक डाट नुमा कुछ लगी होती थी, जाली लगा दी जाती थी, जिससे कि कोई आंधी के समय जो आगोर पे जो पेड़ पौधों की पत्तियां आई हैं वो भी पानी के अंदर नहीं जा पाते थे। ये हमारा कुंड है तो मतलब तो गेट रख ले और पूरा कमरा के नीचे आ रही है, पूरा कुंड बड़ा कुंड है, तो में बड़का बनाया कुंड है। तो मैं भी आजकल हर घर में मतलब काम करा बनावा ही है कुंड पके, और बारिश को पानी डाल लिया फिर पानी पीता रहा, क्योंकि पानी बढ़िया आवे, गंदगी आवे ने और आवे ने, साफ छात को ऐड हुए आगे का तालों ला देंगे ताकि बच्चों ने पड़े कोई भाई मतलब ध्यान रहे, सेफ रहे। 5-7 साल नहीं करा तो भी कोई मुट्ठी खंड माटी लिकड़ा माटी को नहीं आवे, क्यों साथ साफ कर दिया हमें पहला छत ने साफ कर दिया एकदम, और आगे घड़ी करें तो नाले का कपड़ों बांध दिया, कोई थोड़ा बहुत कचरा हो कपड़े में रह जाओ, ऊपर का नाला जो कुंड के अंदर ही फिट करेड़ा हुआ है। लेकिन अब हर सुविधा के लिए सरकार पर निर्भरता ने समाज के पराक्रम को तोड़ा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आज की भाषा में आगौर यानी कैचमेंट एरिया, आगौर भी उतना पवित्र जितने जलाशय। उस पर कोई अतिक्रमण ना करे, यह समाज का प्रण था। लेकिन जब समाज व्यवस्था टूटी तो यह प्रण भी टूट गया। बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव और आधुनिक जल प्रणाली को अपनाते हुए उस समाज ने उसी जगह पे अपनी बसावट विस्थापित कर ली है, जिससे कि सिर्फ एकमात्र वो जो जलाशय की जो ज़मीन थी उसको पहचानना तो आज भी उसी ही नाम से जाता है, लेकिन वहाँ पे कुएं के जो पायतन है, आगोर जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुके हैं। एक सामाजिक संस्था के अध्ययन के अनुसार आगौर के अभाव में 75% से अधिक टांके अनुपयोगी पड़े हुए हैं। पिछले समय में बहुत सी जगह टांके तो बना दिए गए, लेकिन उनका आगौर नहीं है। बिना आगौर के टांकों में बारिश का पानी उतरे तो कहां से उतरे? राजस्थान के अंदर जो है टांकों की हालत बहुत ही खस्ता हालत में है, क्योंकि उसकी उपयोगिता नई पीढ़ी भी बिल्कुल नहीं समझ रही है। हमारे राजस्थान के अंदर पहले जो है वो कुंडों पर ही निर्भर थे, टांकों से ही जो है जल इकट्ठा करके वर्षा का जल है वो जलाशयों के रूप में और उपयोग में लेते थे। सांचीहर ब्राह्मण परिवार में आने वाली नववधू को जो गवरी उत्सव आता था, उसमें पूरे चैत्र महीने में रोजाना 108 कुंडे रेत तालाब के पाल पर डालनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए होता था ताकि वह उस तालाब की महत्ता को समझ सके। दूसरे गांव से आई लाडी थी, उसको उस तालाब की महत्ता समझ आना बहुत जरूरी था। बारिश से पहले जेठ के तपते महीने में सामूहिक रूप से तालाब की सफाई का काम सामाजिक कर्मकांड का एक हिस्सा बन चुका था। समय के साथ साथ समाज की अनेक परंपराएं टूटी तो श्रम साधना की परंपरा भी टूटी। आजकल इसे श्रम दान का नाम दिया गया है। पहले यह अपने नित्य कर्म का हिस्सा था। सहजता से
कर्मकांड के माध्यम से यह काम चलता रहता था। लेकिन अब हर सुविधा के लिए सरकार पर निर्भरता ने समाज के पराक्रम को तोड़ा है। उसके हौसले, उसकी पहल, उसके कर्तव्य बोध को तोड़ा है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम करती भी हैं, लेकिन आमतौर पर वे विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन की एजेंसियां बनकर रह गई हैं। आवश्यकता तो है समाज के अपने पुरुषार्थ को जगाने की। पारंपरिक जल प्रबंधन के प्रोत्साहन के लिए सरकारें विभिन्न कार्यक्रम चला रही है और इसके लिए विभिन्न उपक्रम भी शुरू किए गए हैं। सरकार के जो प्रयास है वो सराहनीय है, लेकिन सरकार जो है वो आधुनिक इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। आवश्यकता है स्थानीय स्तर पर कम खर्चीली योजनाओं को चालू करने की और उनको अपनाने की। कोटपुतली से 20 किलोमीटर दूर सुदलपुर ठांडा। नई जल प्रणाली आई, पर लंबे समय तक जन जमीन की प्यास नहीं बुझा पाई। सूखे तालाब और कुएं, बावड़ी, कचरे के ढेर। गांव के मंदिर के पास जोहड़ तो था, पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में। आगौर भी अस्त व्यस्त। बारिश का जल इकट्ठा ही नहीं हो पाता था। लोगों ने एनक्रोचमेंट कर दिया है, अपने घर बना लिए हैं, या जहाँ से पानी आता था वो रास्ता रुक गया है। इस वजह से अब तालाब में पानी नहीं होता। तो तालाब में पानी नहीं है, इसकी वजह से जो हैंडपंप का जो पानी है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो भी नीचे चला गया और कुओं का भी नीचे चला गया। कुछ पराक्रमी लोग अभी भी इस काम में लगे हुए हैं। पारंपरिक जल प्रणाली की महत्ता समझने वाली संस्था आओ साथ चलें और गांववासी एकत्र हुए और बना डाला 2 एकड़ का आगौर, ताकि बारिश की एक एक बूंद आसानी से जोहड़ में उतर जाए। तालाब की खुदाई कर पाल भी बांधी गई। पाल की मजबूती के लिए पेड़ पौधे भी लगाए गए। पूरी एक आगोर बनाई कि जहाँ से पानी आता है उसका ढलान इस तरीके से किया जाए कि पानी पूरा उस तालाब के होते हुए बाहर जाए। सभी युवा साथियों ने और मित्रों ने मिलके इसकी साफ़ सफाई की, इसकी मिट्टी जो आगे तक हो गई इसकी और खुदाई की हमने, और यहाँ पे पेड़ लगाए। तो जब बारिश हुई तो तालाब पूरा पानी से भर गया, और जब तालाब में पानी आया तो उसके पास में जो कुआं था वो भी रिचार्ज हो गया। आज इस गांव के कुओं का जल स्तर भी बढ़ा है और पशुओं को भी अब मिलता है पालर पानी। समाज का यह प्रयास इतना भावपूर्ण है कि गांव वाले इस जोहड़ को अपना जोहड़ के नाम से पुकारने लगे हैं। थोड़ी सी बारिश से पर्याप्त जल जोहड़ में उतर आता है। दूर पहाड़ी का पानी भी व्यर्थ ना बहे, इसलिए वहां का पानी भी तालाब में लाने के लिए यहाँ का समाज प्रयासरत है। जोहड़ के पास मंदिर और बरामदे में गांव के छोटे बड़े सभी निर्णय होने लगे हैं। शिव का वापस आते हो बाबा, वापस यूं तो पूरा रेगिस्तान ऐसी कहानियों से पटा पड़ा है, लेकिन समाज के पुरुषार्थ की जगह लेने लगी हैं विभिन्न योजनाएं। कभी स्वयं पराक्रमी रहा समाज अब दूसरों पर निर्भर होने लगा है। प्रकृति से उसकी एकात्मता का भाव बिखरने लगा है। लोक विज्ञान की परंपराएं टूटने लगी हैं। सामाजिक कार्यों के लिए नियत कर्मकांड अब कुरीतियों या ढोंग में बदलने लगे हैं। ऐसे में फिर आवश्यकता है समाज को सरकार के साथ खड़ा करने की। हमें समाज को उसकी ताकत का एहसास कराना होगा, और यह काम तो हम सब मिलकर कर सकते हैं, आप और हम। नमस्कार। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स।
हम अभी से जुटेंगे, हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे।